हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। और फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है कि हमारे MSc के एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, तो आज इस कंप्लीट वीडियो सीरीज़ में हमारी जो यूनिट फर्स्ट है पेपर फिफ्थ की MSc फिजिक्स के पेपर फिफ्थ की जो यूनिट फर्स्ट है, जो हमारा पेपर है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, इसकी फर्स्ट यूनिट पूरी की पूरी हम जो है यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं टॉपिक वाइज। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट यूनिट में देखें तो फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट यूनिट जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले मैटर की बात होती है और सबसे बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं ना, क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल चुका है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे वो पूछ सकता है स्टेट्स ऑफ मैटर्स को भी आप डिफाइन करोगे तो आप कह दोगे देयर आर 4 और 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। या तो वो आपसे 3 पूछेगा, अगर सीधा पूछ ले तो आपको 4 बतानी है। सबसे पहली कौन सी हो जाएगी हमारी सॉलिड, सेकेंड वन हमारी क्या हो जाएगी लिक्विड, और थर्ड वन हमारी क्या हो जाएगी गैसेस, और फोर्थ आप क्या कह दोगे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो प्लाज्मा को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि इसकी डेफिनेशन इन तीनों से अलग रहने वाली है। प्लाज्मा को आप डिफाइन कर दोगे इट इज़ एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मीडियम। क्या बोलोगे आप? अगर आपको डिफाइन करना है इसको तो आप क्या बोलोगे? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मीडियम रेफर टू एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इसको तो हमने अलग से डिफाइन कर दिया, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मीडियम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉलिड्स की, लिक्विड की और गैसेस की। तो इन तीनों में आपको डिफरेंस पता ही है। सबसे पहले आप सॉलिड में लिख लीजिए, उसके बाद आप इन तीनों में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सबसे पहले हम कहेंगे सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सबसे पहले तो इसके पास सॉलिड के पास स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वेरी लेस। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी? डेंसिटी आप कह दोगे हाई होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 3 चीज़ें बेसिक, हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हैव वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड हैव हाई डेंसिटी या वेरी हाई डेंसिटी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो? हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनके पास डेफिनेट शेप, वॉल्यूम की जगह आप साइज भी कर सकते हो, शेप एंड वॉल्यूम। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये आपने किस में लिख दिया? सॉलिड में, ठीक है। और क्या सॉलिड कंप्रेस्ड हो सकते हैं? तो आप कह दोगे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ठीक है। तो आप क्या कह दोगे? कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अगर इतना आपने लिख दिया तो आपको मार्क्स फुल मिल जाने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक है बिल्कुल। लिक्विड में आप क्या लिख दोगे? अब ये जो पॉइंट्स है वो लिक्विड में लिख दो। लिक्विड में आप क्या लिखोगे? हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, have high intermolecular space, have less density and can be compressed। कंप्रेस इनको किया जा सकता है। और अगर शेप एंड वॉल्यूम की बात करें, शेप एंड साइज की आप बात करें तो आप कह देंगे लिक्विड हैज़ साइज बट नॉट शेप। इनके पास साइज तो होता है लेकिन शेप जो है नहीं होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर गैसेस में लिखना है, गैसेस में आप क्या लिखोगे? हैव वेरी वीक। यहाँ पर हमने वीक लिखा, स्ट्रॉन्ग की जगह वीक लिखा लिक्विड में, यहाँ पर क्या लिख देंगे? वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे? वेरी हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, या हाई की जगह आप क्या लिखोगे? लार्ज लिखोगे, ठीक है। वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसमें आप क्या लिखोगे? डेंसिटी इज़ वेरी लो, ठीक है, वेरी लो डेंसिटी। शेप और वॉल्यूम में आप लिखोगे कि गैसेज हैव नाइदर शेप नॉर साइज, यानी कि ना तो शेप है ना साइज है, ठीक है। और इसमें लिख दोगे कैन बी कंप्रेस्ड। इनको जो है कंप्रेस किया जा सकता है। तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया डन, ठीक है। अगर मैटर की 3 स्टेट्स आपसे पूछ ले तो आप फटाफट से डिफाइन कर सकते हो। अब उसके बाद आता है सॉलिड्स की। अगर सॉलिड्स को भी बेसिकली पूछ लिया जाए कि सॉलिड्स के टाइप बताओ, या फिर क्वेश्चन इस बेस में इस टाइप से भी आ सकता है कि डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमरफस या पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपको पता है कि सॉलिड जो होते हैं ना बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। वो क्या होते हैं? वो है, एक तो है क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड वन है हमारा अमरफस सॉलिड्स।
ठीक है। देखो सॉलिड बनते कैसे हैं कि जब हम लिक्विड को कंडेंस करवाएंगे, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, जिसकी वजह से वो कोलिजन करते हैं और दूसरे बीच में जो उनके स्पेस बनता है। अब जब भी इनसे हम एनर्जी ले लेंगे, यानी कि जब इनको कंडेंस करवाएंगे हम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर ये रेगुलर मैनर में अरेंज होकर के, यानी कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी अगर निकाल ली, तो वो क्या बनेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेंगे। अगर हम कम एनर्जी निकाल पाए तो वो किस में चेंज होंगे, अमरफस सॉलिड में बनेंगे। वैसे नेचर में आपको पता है कि सारे के सारे पार्टिकल्स, सारे के सारी चीज़ें क्या चाहती है कि हमारे पास लेस एनर्जी होना चाहिए ताकि वो स्टेबल रह सके। तो नेचर जो है ना मोस्टली प्रेफर करती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, ठीक है। लेकिन हमें तो इनको डिफाइन करना है। तो आप क्या करोगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आप क्या लिखोगे, द सॉलिड्स इन विच द बेसिस को भी हम देखेंगे, बेसिस क्या होता है, लेटिस पॉइंट क्या होता है, सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए, द बेसिस आर रिपीटेड इन रेगुलर मैनर इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पहली चीज़, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स इन विच बेसिस आर, बेसिस का मतलब क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं ना, जो हम लेटिस पॉइंट्स पर रखते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, जो भी हम रखते हैं उनको बेसिस बोलते हैं। अभी फर्दर हम इनको डिफाइन करेंगे। बेसिस आर रिपीटेड इन रेगुलर मैनर इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, द सॉलिड्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सच सॉलिड्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनके एग्जाम्पल अगर हमें देखना पड़े तो एग्जाम्पल हो जाएंगे NaCl, KCl एटसेट्रा, ठीक है। तो हमने इसके एग्जाम्पल्स भी लिख लिए। उसके बाद अगर हम बात करें एमरफस सॉलिड्स की, तो एमरफस सॉलिड्स में आप क्या लिखोगे, द सॉलिड्स इन विच बेसिस आर नॉट। यहाँ पर सिर्फ आपको नॉट लगाना है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर सेम टू सेम, द बेसिस आर नॉट रिपीटेड इन रेगुलर मैनर इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, सच सॉलिड्स आर कॉल्ड एमरफस सॉलिड्स। और इसके अगर एग्जाम्पल्स आप देना चाहो तो एग्जाम्पल्स, बेस्ट एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका, प्लास्टिक और रबर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हुए हमारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। अब उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जैसे बेसिस क्या होते हैं, लेटिस पॉइंट क्या होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होती है, लेटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, प्रिमिटिव सेल क्या होती है। तो ये सारी की सारी जो डेफिनेशंस है वो भी हम फटाफट से कवर कर लेते हैं। तो चलिए फिर फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अगर डेफिनेशन देखें, इफ़ वी अरेंज बेसिस एट एवरी लेटिस पॉइंट ऑफ लेटिस इन रेगुलर मैनर देन वी गेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब आप कहेंगे ठीक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, बट बेसिस क्या चीज़ है एंड फिर लेटिस पॉइंट्स या फिर लेटिस क्या चीज़ है। तो ये चीज़ हमें जो है थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि लेटिस क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो लेटिस बेसिकली अगर देखा जाए, लेटिस इज़ ए स्पेस अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स, यानी कि स्पेस में आपने क्या किया कि कुछ इमेजिनरी पॉइंट्स की एक अरेंजमेंट ले ली, ठीक है। आपने कुछ स्पेस में कोई भी इमेजिनरी पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, और वहाँ पर आपने क्या किया कि ये जो पॉइंट्स है वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकली सराउंडेड है, यानी एक दूसरे से सेम डिस्टेंस है, किधर से भी देखें वो सेम ही दिखाई दे रहे हैं। तो दैट मीन्स देयर आर जो है वो क्या हो जाएंगे, लेटिस पॉइंट। और ये सारी जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या कह देंगे, लेटिस कह देंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात आप क्या लिखोगे, लेटिस इज ए स्पेस अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स, और इन्हीं इमेजिनरी पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, इन्हीं को हम क्या कह देंगे, लेटिस पॉइंट्स। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। लेटिस पॉइंट्स किसको कहते हैं वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। लेटिस पॉइंट्स इन सच अ वे दैट each point is identically surrounded। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि एक ऐसी अरेंजमेंट है इमेजिनरी पॉइंट्स की स्पेस के अंदर
ताकि जो ईच पॉइंट है वो क्या रहे, आइडेंटिकली सराउंडेड रहे, यानी कि उसके सेम जो है अरेंजमेंट सब तरफ रहे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझो। बेसिस का मतलब क्या होता है? बेसिस का मतलब होता है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जिनको हम लैटिस पॉइंट्स पर प्लेस कर दें रेगुलर मैनर में और हमें क्या बन जाए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, बेसिस। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको बेसिस को डिफाइन करना हो तो आप क्या कह दोगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस प्लेस्ड एट लैटिस पॉइंट्स इन regular manner to obtain the crystal structure are called bases। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि आपके पास लेटिस पॉइंट्स हैं, वहाँ पर आपने क्या कर दिया, एटम्स और आयंस को प्लेस कर दिया, जिनको हम क्या कहेंगे, बेसिस कहेंगे। मैंने यहाँ पर ये जो पॉइंट्स थे यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एटम्स और आयंस को रख दिया, और ये जो हमारी स्ट्रक्चर बनेगी और ये क्या हो जाएगी, हमारी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का आपको समझ में आ गया कि बेसिस क्या है, वो एटम्स जो पॉइंट्स पर रखेंगे, और लेटिस क्या है, पॉइंट्स का अरेंजमेंट। तो हम कह देंगे इफ वी अरेंज बेसिस एट एवरी लेटिस पॉइंट ऑफ लेटिस इन रेगुलर मैनर देन वी गेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, लेटिस समझ में आ गया, अरेंजमेंट है, बेसिस जो उन पर एटम आए वो है। बेसिस को अगर लेटिस पॉइंट्स पर रख दिया लेटिस के, तो वो क्या आ गया, हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ गया। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब हमारे को यहाँ पर एक और चीज़ पूछी जाती है, वो है यूनिट सेल या प्रिमिटिव सेल। तो कई बच्चे जो है ये समझ लेते हैं कि यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल एक ही चीज़ होती है, तो कई केस में तो एक चीज़ होती है, लेकिन एक्चुअल में वो दोनों चीज़ें हैं अलग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का नाम लेते ही हमारे माइंड में एक पिक्चर बनती है कि कोई भी हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, बड़ी सारी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसका जो सबसे छोटा सा पार्ट होगा ना, जिसको रिपीट करें और हमारे को क्रिस्टल मिल जाए, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल। बिल्कुल सही, यही डेफिनेशन होगी इसकी। तो हम क्या लिख देंगे, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी से छोटी, स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पैटर्न ऑफ crystal with the repetition of which the crystal structure is formed। यानी कि सिंपल सी बात है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसका अगर हम रिपीटेशन कर दें तो हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाती है। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या डिफाइन करोगे, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पैटर्न ऑफ क्रिस्टल विद द रिपीटेशन ऑफ विच द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। ये चीज़ हमें समझ में आ गया। अब क्या है कि ये जो यूनिट सेल है ना, अगर इसको स्टडी कर ली ना, तो पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी हमारे पास हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, विच possesses all the properties of क्रिस्टल। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसके पास क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि परमिटिव सेल क्या होती है। अब देखिए, यूनिट सेल तो क्या होगी, स्मॉलेस्ट पार्ट, लेकिन प्रिमिटिव सेल की थोड़ी सी डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। सिंपलेस्ट यूनिट सेल इज प्रिमिटिव सेल विच कंसिस्ट लेटिस पॉइंट ऑन इट्स एवरी कॉर्नर। यानी कि सिंपल सी बात है, जब भी हमें यूनिट सेल की डेफिनेशन लिखनी होती है ना, तो हम उसके साथ ये वाला डायग्राम बनाते हैं, और ये वाला जो डायग्राम हम बनाते हैं ना, वही होती है हमारी परिमिटिव सेल। क्योंकि ये जो है ना, सबसे सिंपलेस्ट टाइप की यूनिट सेल दिखाता है। क्योंकि आपने यूनिट सेल तो वो भी देखी होगी जिसके सभी जो फेसेस हैं उनके सेंटर में लेटिस पॉइंट्स होते हैं कि नहीं होते, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है,
तो उसकी जो यूनिट सेल होती है उसके अंदर, यूनिट सेल के अंदर जो लेटिस पॉइंट्स होते हैं वो फेसेस के सेंटर में भी होते हैं, कभी बॉडी के सेंटर में भी होता है, ठीक है। तो ये जो, या फिर कभी बेसिस के, यानी कि जो है दो फेसेस होते हैं अपोजिट, उन पर भी, उनके सेंटर में भी हमारे पास क्या होते हैं, लेटिस पॉइंट्स होते हैं। लेकिन वो तो क्या होती है, ओनली यूनिट सेल होती है। लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप की यूनिट सेल है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सेल। तो हम क्या कह देंगे, सिंपलेस्ट यूनिट सेल, ठीक है। और कौन से वाली, विच कंसिस्ट लेटिस पॉइंट ऑन इट्स एवरी कॉर्नर, यानी कि जिसके अंदर लेटिस पॉइंट कहाँ पर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके कॉर्नर्स पर होते हैं। 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स पर अगर लेटिस पॉइंट्स है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रिमिटिव सेल। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए अब हमारी छोटी छोटी डेफिनेशन जो थी ना 2-2 मार्क्स वाली, वो कंप्लीट हो चुकी है। बाकी 2-2 मार्क्स वाले जितने भी छोटे क्वेश्चंस बनेंगे वो हम साथ के साथ करते जाएंगे। अब चलते हैं थोड़े से बड़े क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि यूनिट हमें कंप्लीट भी करनी है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि NaCl का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, छोटा क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, यानी कि NaCl की स्ट्रक्चर बताओ। तो सबसे पहले NaCl की स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ना वो कौन सी होती है, वो होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कौन सी होती है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, क्योंकि NaCl का एग्जांपल आया था इसलिए इसको यहीं पर कंप्लीट करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाएगी NaCl कैसा कंपाउंड है, तो सिंपल सी बात है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। Na+ और Cl- आयन्स जो हैं वो मिल करके बनाते हैं, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इसकी होती है, और इसके अंदर जो दोनों आयन्स है वो 1:1 में जो है होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर इसकी आपको FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर अगर बनानी पड़ जाए तो आप कैसे बनाओगे, बहुत ही सिंपल है, देखिए बनानी। सबसे पहले हम इसकी तो हमने बहुत जो है बना रखी है, 12th क्लास में बनाने लगे थे, है ना, 11th में भी बनाई थी। फेस सेंटर्ड, तो चलिए फेस सेंटर्ड हम बनाएंगे। लेकिन ये जो हमने 8 क्यूब जो है हमारे एडजेसेंट 8 क्यूब्स जो होते हैं वो हम बना रहे हैं फटाफट से। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है। ये चीज़ हमने कर ली। तो चलिए फिर फटाफट से हम क्या करते हैं कि Na जो पॉजिटिव है उसको हम होल के साइन से दिखाएंगे, और Cl जो माइनस है उसे हम इलेक्ट्रॉन के जो है इसे नोट करेंगे, ठीक है। तो ये नोटेशंस हमने दे दी हैं। अब फटाफट से हम क्या करते हैं कि Na और Cl को हमने अल्टरनेटिव ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले Na को हमने यहाँ पर लगा दिया। अगर Na कॉर्नर्स में आया है तो बीच की जो स्लाइड है, जो बीच की स्लाइड है उसके अंदर जो Na है वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा यहाँ पर सेंटर वाली में, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और नीचे कहाँ पर आ जाएगा, नीचे वापिस से कॉर्नर्स पर, और कहाँ पे, सेंटर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा Na+ आयन, ठीक है। अब हमें क्लोरीन जो है, क्लोरीन यानी कि Cl- अगर हमें लगाना है तो ये हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे कॉर्नर्स में। देन फिर हम किस में करेंगे, सेंटर में, कॉर्नर में, यहाँ पे फिर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी NaCl की स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर बेसिकली इस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये फेस सेंटर्ड होगी, हर एक फेस के सेंटर में आपको जो है दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो है हमारा आयन, ठीक है। और इसके अलावा जो है सारे कॉर्नर्स पे तो है ही। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर होता है कि वो क्या होता है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि अगर Na पॉजिटिव आयन्स यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो वो कितने होंगे, 14, और Cl- आयन कितने होंगे, 13। तो ये 27 आयन्स जो है वो एक क्रिस्टल के अंदर होते हैं। जब 4 क्रिस्टल मिलते हैं तो बिल्कुल जो है सेट इनका रेशो होता है 1:1 में Na और Cl होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर की तरफ कि ये क्या होता है।
तो सिंपल सी बात है, वेक्टर की अगर बात आ गई तो ये भी एक पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर ऐसा कि ये दो लैटिस पॉइंट्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो अगर आपको ट्रांसलेशन वेक्टर के बारे में पूछ लिया जाए, व्हाट इज क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर, तो आप इसकी डेफिनेशन सिंपल सी बताओगे, क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर इज ए पोजीशन वेक्टर, ये भी क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, विच डिफाइन पोजीशन ऑफ वन पार्टिकल फ्रॉम अनदर पार्टिकल, या फिर वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए कि हम 1D में नहीं, चलिए 1D में हम क्रिस्टल बना रहे हैं कोई भी, ठीक है, 1D में जब हम क्रिस्टल बनाएंगे तो उसके लैटिस पॉइंट्स इस टाइप से होंगे, है ना, इस टाइप से। ठीक है, तो ये लैटिस पॉइंट्स जो है 1D क्रिस्टल के हो गए। तो इसके अंदर जैसे हम क्रिस्टल बनाएंगे तो इसके अंदर ट्रांसलेशन वेक्टर हम कैसे करेंगे। अब बेसिस वेक्टर्स क्या होते हैं कि जब हम एक्सिस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग जो हमारे वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसिस वेक्टर। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग हम वेक्टर लेने वाले हैं A1, वाई एक्सिस के अलोंग A2 और जेड एक्सिस के अलोंग A3। ठीक है, तो ये किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसका बेसिक वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका बेसिक वेक्टर हो जाएगा A1 वेक्टर। ठीक है, और मान लीजिए कि हमने इस पॉइंट के बारे में और इस पॉइंट के बारे में हमें बताना है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर बताना है, तो हम क्या कर देंगे, वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, तो A1 वेक्टर आएगा। बट यहाँ पर A1 वेक्टर अगर इसका जो मैग्नीट्यूड देखें तो वो तो इतना ही है, इसके बीच में A1 कितने टाइम्स आ रहा है, 1, 2 एंड 3 टाइम्स, तो हम कह देंगे ये हो जाएगा 3A1 वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3A1 वेक्टर, ये हो गया क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर। ये तो हो गया जब हम 1D क्रिस्टल बनाएंगे। अगर हम 2D में कोई क्रिस्टल बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो है इस तरह से, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, यहाँ पर मैंने इस तरह से जो है लैटिस पॉइंट्स ले लिए, और मेरे को इन दोनों पॉइंट से जाने वाले इस ट्रांसलेशन वेक्टर के बारे में बताना है, टी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे बेसिक वेक्टर क्या रहेंगे, A1, और यहाँ पर y के अलोंग क्या रहेगा, A2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर A1 कितने आ गए, 2 आ गए, तो यहाँ पर क्या कह देंगे, T इक्वल्स टू 2A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये हो गई क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, यानी कि आपको ये भी पता करना है कि इसमें कितनी जो है, इसके बारे में पूरा जो है हमें क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर की तरह ही हमें बताता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसी तरह से अगर हम 3D में देखेंगे तो 3D में अगर हम बनाएंगे, ये लो हमने 3D लैटिस बना दिया। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया कि एक इस तरह से हमने प्लेन बना दिया, लैटिस प्लेन। ठीक है, वो जो है इन एक्सिस को, अब एक्स डायरेक्शन में जो बेसिक वेक्टर होगा वो क्या होगा, A1, इसमें क्या होगा A3 क्योंकि ये जेड एक्सिस है, और वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा A2। ठीक है, लेकिन हमने जो इनके मैग्नीट्यूड लिए हैं वो इस टाइप से लिए हैं कि ये तो हो गया 3 टाइम्स रिपीट, यानी कि ये तो कितने पर जाएगा, 3 पर जाएगा। यानी कि अगर हम y पर देखें तो ये प्लेन y को कहाँ पर कट कर रहा है, कहाँ पर पास कर रहा है y से, जहाँ पर A2 3 टाइम्स आ गए वहाँ तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि 3 पे कट कर रहा है तो 3। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे एक बार ही कर रहा है, यानी कि हमने जो है इसकी मैग्नीट्यूड इतना ही माना है, तो इसको हम क्या कह देंगे, A3। तो यहाँ पर t क्या हो जाएगा, ये 2A1 वेक्टर प्लस 3A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर, यानी कि ये हमें जो है जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं वो प्लेन क्रिस्टल एक्सिस को, यानी कि ये जो हमारी एक्सिस होती हैं उन एक्सिस को कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारी, उनको कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है वो बताता है, और उनकी पोजीशन वेक्टर्स जो हैं उनके साथ बताता है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, आप इसमें ये कह देंगे, 3 एग्जांपल्स दे देंगे, 1D क्रिस्टल का, 2D क्रिस्टल का, 3D क्रिस्टल का, कि ये जहाँ जहाँ पर कट करेंगे 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो वो हमें नंबर भी पता चल जाएगा, और साथ में A1 से हमें पता चल जाएगा कि एक्स डायरेक्शन में उसने 2 पर कट किया है, A2 लिखा है इसका मतलब y डायरेक्शन में उसने 3 पर कट किया है, A3 लिखा है इसका मतलब z डायरेक्शन में उसने 1 पर कट किया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक्चुअल में 1 जो है इस टाइप से होना चाहिए था,
ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 पर कट किया तो हमने 2a1 कर दिया, यहाँ पर 3 पर कट किया तो 3a2, यहाँ पर 1 पर कट किया तो सिंपल a3 आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये था हमारा क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है ब्रेविस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि ब्रेविस जो एक साइंटिस्ट था उसने कहा था कि जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं वो बेसिक आपके पास अगर 7 ब्रेविस लैटिस हैं, कितने 7, अगर आपके पास ब्रेविस लैटिस है तो ब्रेविस ने कहा कि अगर आपके पास ये 7 लैटिस है तो आप दुनिया का कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है इन 7 ब्रेविस लैटिस से बना सकते हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये जो 7 ब्रेविस लैटिस हैं इनके अंदर क्या होगी, या 7 ब्रेविस क्रिस्टल जो हैं, ब्रेविस क्रिस्टल्स जो हैं उनसे दुनिया की कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दुनिया का कोई भी जो है क्रिस्टलाइन है वो इनसे बनाया जा सकता है। इनके अंदर फर्दर उन्होंने बताया कि 2D में तो हमारे पास कितनी होती हैं, 5 लैटिसेस होती हैं, और 3D में हमारी कितनी होती हैं, 14 लैटिसेस होते हैं, ठीक है। 7 ब्रेविस क्रिस्टल्स हैं, उसके अंदर 2D में 5 हमारी लैटिसेस हैं और 3D में 14 है। अब आप कहेंगे ये फंडा क्या है, ये समझ नहीं आ रहा, ये 7 तो हमने सुनी थी, लेकिन 7 के अंदर 14 लैटिस कैसे हो गई और 2D के अंदर 5 कैसे हो गई। तो आपने सुना होगा मोनोक्लिनिक, ट्राईक्लिनिक है ना, ऑर्थोन जो है गोनल, वो उसके अंदर वो होती तो 7 है, लेकिन उसके अंदर फिर फर्दर आ जाती है, कोई फेस सेंटर्ड होती है, कोई बॉडी सेंटर्ड होती है, कोई जो है सिंपल होती है, तो उसके अंदर जो है वो होकर के 14 बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि 7 ब्रेविस क्रिस्टल्स होंगे जिसके अंदर 2D में 5 होंगे और 3D में 14 होंगे। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे व्हाट आर ब्रेविस क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड लैटिसेस, ब्रेविस क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग है और ब्रेविस लैटिसेस अलग है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए फिर बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है ब्रेविस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको लिखना क्या है, व्हेन ए नंबर ऑफ यूनिट सेल कंबाइन इन स्पेस टू फॉर्म अ रेगुलर स्ट्रक्चर इट इज़ कॉल्ड अ स्पेस लैटिस, कि जब भी हमारी कई सारी यूनिट सेल्स कंबाइन होती हैं और बना लेती हैं क्या, स्पेस लैटिस, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ओके। लेकिन ब्रेविस क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, तो नाउ अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट ब्रेविस कंक्लूडेड दैट देयर कैन बी 7 टाइप्स ऑफ ब्रेविस क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स दैट कंसिस्ट 5 टाइप्स ऑफ 2D लैटिसेस एंड 14 टाइप्स ऑफ 3D लैटिस सिस्टम्स दैट कैन एग्जिस्ट, यानी कि पूरी नेचर के अंदर जितने भी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो किससे बने हैं, सिर्फ और सिर्फ इन 7 टाइप्स की ब्रेविस क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, यानी कि 5 टाइप्स की 2D लैटिसेस से और 14 टाइप्स की 3D लैटिसेस सिस्टम से बने हैं। तो चलिए फिर फटाफट से जो हमारी पहले 2D लैटिसेस हैं उनको समझते हैं और फिर हमारी जो 3D लैटिसेस हैं ब्रेविस ने जो हमें बताई उनके बारे में समझते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए वैसे तो अगर छोटा क्वेश्चन आए तो या तो वो आपसे 2D पूछेगा या फिर वो आपसे 3D पूछेगा, लेकिन अगर उसने आपसे डायरेक्ट पूछ लिया तो फिर आप 2D और 3D दोनों बताओगे, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इसका जो टाइप है वो है स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड जो है हमारा वो है हेक्सागोनल, थर्ड जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो है ऑब्लिक, फोर्थ जो है हमारा वो है रेक्टेंगुलर। ध्यान दीजिएगा, आपको जो है इनके नाम और साथ में इनकी स्ट्रक्चर्स और साथ में इनकी प्रॉपर्टीज़ पर खास ध्यान देना है। रेक्टेंगुलर, प्रिमिटिव, फिफ्थ जो हमारा वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर सेंटर, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स के हमारे पास क्या हो गए, 2D ब्रेविस लैटिसेस हो गए, ठीक है। अब हम बनाते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स। तो अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर्स तो सिंपल ही बनेंगे, ये हैं हमारे लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। ये हो गए हमारे लैटिस पॉइंट्स, और इन लैटिस पॉइंट्स में जब आपको स्क्वायर बनाने, क्योंकि 2D की बात हो रही है तो 2D में बनेंगे, तो स्क्वायर सिंपल आप बनाओगे इस टाइप से। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर लैटिस,
ठीक है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी कि इसके जो बेसिक फैक्टर्स होंगे, यानी कि जो ए और बी जो है वो सेम रहेंगे, यानी कि इनकी जो साइड्स होंगी वो सेम रहेंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है, इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्रीज का रहेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ए इज इक्वल्स टू बी रहेगी और इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या रहेगा, 90 डिग्रीज रहेगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट स्क्वायर वाली। सेकेंड अगर हम देखें हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल के लिए लेटिस पॉइंट देखना ध्यान से कैसे बनाने हैं आपको। पहले तो जो आप लेटिस पॉइंट्स बनाओगे वो सिंपल, ठीक है। दूसरी रो में जब आप लेटिस पॉइंट्स बनाओगे तो पहली रो वालों के बिल्कुल बीच में बनाने हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वापिस से ऊपर वालों के जस्ट नीचे आपने बना लिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जब आपको हेक्सागोन बनाने हैं तो ये इस तरह से लाइन जाएगी टेढ़ी, आपकी समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर नहीं लेते हैं, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। ये टेढ़ी लाइन हो गई और फिर हमें क्या करना है, इस टाइप से, और ये जो है हमारा इस टाइप से बन जाएगा। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, हेक्सागोनल 2D लेटिस हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर इसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, इसके अंदर भी ए इज इक्वल्स टू बी रहेगा, लेकिन हमारा जो इनके बीच का जो एंगल है, हमारा गामा जो एंगल है वो 90 का ना होके कितना रहेगा, 120 का रहेगा, ये वाला। समझ में आ गया आपको ये चीज़, ठीक है। तो ये हेक्सागोनल भी हो गया, स्क्वायर भी हो गया, ये सेकंड हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्लिक की। ऑब्लिक में और हेक्सागोनल में कंफ्यूज नहीं होना है। लेटिस पॉइंट हमारे सेम ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। लेटिस पॉइंट सेम ऐसे ही, ठीक है। देखिए कैसे, ये जो हमारे लेटिस पॉइंट्स पहले बना लिए हमने, दूसरी रो में लेटिस पॉइंट बिल्कुल ऊपर वालों के बीच में, ठीक है, यानी सेंटर में, ठीक है। अब इसमें जो हमारी इस टाइप से टेढ़ी लाइन गई थी, लेकिन जब ऑब्लिक की बात करेंगे तो ऑब्लिक में हमारे पास टेढ़ी लाइन ऐसे जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ऐसे टेढ़ी लाइन जाएगी, ठीक है। और ये लाइन बिल्कुल सिंपल ऐसे ही, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया हमारा 2D लेटिस, ठीक है। ओके, यूनिट सेल बना सकते हैं हम, यूनिट सेल ही बन रही है हमारी बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारी हो गई। इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कि इसके अंदर ए नॉट इक्वल्स टू बी रहेगी, किसके अंदर, ऑब्लिक के अंदर ए नॉट इक्वल्स टू बी। और हमारा जो एंगल रहेगा वो भी हमें ना तो 90 दिखाई दे रहा है ना 120, तो हम क्या कर देंगे, ये जो है 90 नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ऑब्लिक में दो प्रॉपर्टीज़, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी एंड अल्फा बीटा गामा। गामा जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 90, ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल है वो क्या होगा, गामा होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद हमारा है रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव एंड रेक्टेंगुलर सेंटर। ये तो बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर आपको क्या करना है कि जब आप लेटिस पॉइंट्स बनाते हो तो आपको रेक्टेंगुलर शेप में बनाने, यानी कि जो इस तरह से आप स्पेस छोड़ रहे हो, नीचे जो दूसरी रो होगी उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस छोड़ना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अब जो है ना, हम एक ही स्ट्रक्चर में दोनों बना के दिखा देंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें तो क्या होगा कि जब आप रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव बना रहे हो तो इसमें सिंपल सी बात है, इस टाइप से हमारी यूनिट सेल बनेगी, सिंपल। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। रेक्टेंगुलर में भी आपको पता है ए नॉट इक्वल्स टू बी है, बट जो एंगल है हमारा वो 90 ही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इनके बीच में एंगल 90 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव। लेकिन रेक्टेंगुलर सेंटर्ड के लिए हमें बीच में सेंटर भी चाहिए, तो इस तरीके से जो हमें इस तरह से लेटिस पॉइंट और भी बनाने पड़ेंगे। उसमें क्या होगा, रेक्टेंगुलर हमारी शेप बनेगी और उसके बीच में क्या होगा, सेंटर्ड होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो वहाँ पे जब आप क्या करोगे, ये ना लगाएं तो भी आपका काम चल जाएगा कि यहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू बी हो जाएगी सेम, और ये इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। यानी कि है तो यही चीज़ ना, है तो यही चीज़, तो कंडीशंस तो हमारी यही रहेगी, बस सेंटर्ड है इसलिए क्या होगा, सेंटर में हमारा जो है एक लेटिस पॉइंट रहेगा। बस सिंपल सी बात। तो 2 डायमेंशनल जो हमारे लेटिस स्ट्रक्चर्स थी, 2D ब्रेविस लेटिस जो थे वो हमने कर लिए हैं। अब हम चलते हैं 3D लेटिसेस के ऊपर, ठीक है। तो 3D आपको पता है वैसे तो क्या होंगे, 7 होंगे, लेकिन 7 के अंदर जब हम लेटिसेस की बात करेंगे तो वो 14 हो जाएंगे। वो कैसे होंगे, किसके अंदर, कईयों के अंदर 2-2, 3-3 होंगे और कईयों के अंदर 1-1, 2-2 होंगे। तो वो कैसे, ये क्या सारा कुछ है, ये वैसे तो 12th क्लास में बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दोबारा से अच्छे से जान लेते हैं। ओके, सो अगर हम 3 डायमेंशनल ब्रेविस लेटिसेस की बात करें कि 3 डायमेंशनल ब्रेविस लेटिसेस में आप सिंपल सी बात कहेंगे, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड 14 टाइप्स ऑफ
crystal lattices which can be identified by their basis vectors A vector, B vector, C vector and the angle between them alpha, beta and gamma। तो आप कहेंगे ये क्या है, बेसिस वेक्टर्स क्या होते हैं? तो सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई 3 डायमेंशनल ब्रेविस लैटिस बनाते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, 3 डायमेंशन में इस टाइप से बनता है। हो गई हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ पर जो ये एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो हमारे जो वेक्टर्स रहते हैं उन्हें हम कहते हैं बेसिक वेक्टर्स। तो होगा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। बेसिकली इनको हम A1, A2, A3 से भी दिखाते हैं, बट यहाँ पर हम ABC से दिखा रहे हैं क्योंकि हमने जो है 12th क्लास से ही ऐसे ही दिखाया है, ठीक है। AB के बीच का जो एंगल रहता है, ठीक है, A और B के बीच का जो एंगल रहता है उससे हम बोलते हैं गामा। ए और सी के बीच का जो होता है वो होता है हमारा बीटा। बी और सी के बीच का जो होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा, ठीक है। तो बी और सी के बीच में अल्फा, ए और सी के बीच में बीटा और ए और बी के बीच में जो है गामा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये जो 6 पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स के आधार पर, इन पैरामीटर्स के बेसिस पर हम 7 टाइप्स के जो हमारे ब्रेविस क्रिस्टल्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। अब आप कहेंगे 7 टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हमारी कौन सी है, फिर उनके लैटिसेस को समझेंगे। तो फर्स्ट हमारा है सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन है हमारी सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि 7 है तो 7 हम नाम लिख रहे हैं। सेकंड जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड जो है हमारी वो हो जाएगी ऑर्थोहोमिक। फोर्थ हमारी हो जाएगी मोनोक्लिनिक। फिफ्थ हमारी हो जाएगी ट्राइक्लिनिक। और सिक्स जो हमारी उसको हम ट्राइगोनल भी कहते हैं और रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं। तो ज़्यादा जो है हम इसको जो है इस नेम से जानते हैं, रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर इसको टेट्रागोनल भी कहते हैं। और 7 जो है हमारी वो सबसे फेमस रहती ही है, हमारी सबसे जो अलग होती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हमारे 7 टाइप्स के जो हैं हो गए। अब इनमें जो है हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इनको कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हम बनाएंगे। सिंपल सी बात है, जब हम बात करते हैं सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, तो सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर क्योंकि 6 पैरामीटर्स हैं ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, तो उनके बेसिस पर हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा A = B = C होता है, यानी कि जितने भी हमारी साइड्स रहेंगी वो सेम रहेंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है हमारी स्ट्रक्चर वो किसकी है, सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारी A है, B है एंड देन जो C है वो हमारी सेम है, या फिर हम इसको लेकर के चलें A, B एंड C, ठीक है। तो ये सेम हो गई, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गया कि ये जो सेम रहेगी साइड्स तीनों, ठीक है। उसके बाद है कि जो एंगल्स होंगे, इनके बीच के जो एंगल्स होंगे, अल्फा = बीटा = गामा, ये तीनों ही एंगल, इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल और देन फिर इनके बीच का एंगल, हमें पता लग रहा है कि ये कितना है 90। तो ये तीनों एंगल क्या रहते हैं, 90 डिग्रीज के रहते हैं, किसके अंदर, सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। ये तो होगी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पहली। इसके अंदर जो लैटिस बनते हैं वो कई टाइप्स के बन सकते हैं। वो बनते हैं हमारे 3 टाइप्स के। एक तो हो जाएगी इसकी सिंपल वाली, पहली इसके अंदर जो लैटिस बनता है वो एक तो बनता है सिंपल, और सिंपल के अंदर क्या होता है कि ओनली जो है कॉर्नर्स पे ही हमारे क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट्स होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सेकंड वन जो है हमारी वो बनती है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अगर बॉडी सेंटर्ड की आप डेफिनेशन बोलना चाहो तो आप सिंपल सी बात कहोगे, इट कंसिस्ट लैटिस पॉइंट एट इट्स एवरी कॉर्नर एज वेल एज एट सेंटर, यानी कि इसके सेंटर में भी होता है और कॉर्नर्स में भी लैटिस पॉइंट होता है। तो वो हमारा हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड, यानी कि बॉडी सेंटर्ड के बीच में हो जाएगा। तो ये बॉडी सेंटर्ड भी बन सकती है। और तीसरी जो है इसकी वो बन सकती है ये फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का मतलब क्या हो जाएगा कि यही जो है जब ABC इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्रीज होते हैं, तब फेस सेंटर्ड के अंदर क्या होता है कि जितने भी फेसेस हैं उनके सेंटर में क्या होता है, हमारा लैटिस पॉइंट्स होते हैं, ठीक है।
तो ऊपर नीचे हो गई, आगे और पीछे, ठीक है। तो ये जो है लैटिस पॉइंट्स इस तरह से भी होते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है, फेस सेंटर्ड सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये 3 इसके अंदर बनती है, किसके अंदर, फर्स्ट वाली के अंदर। तो आपको ये सारा कुछ डिफाइन जो है आपने अगर लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टेट्रागोनल स्ट्रक्चर की। अब आपको इसमें एक लॉजिक लगाना होता है कि धीरे धीरे जो चीज़ें हमारी चलती जा रही हैं, यहाँ पर सभी चीज़ें इक्वल है। धीरे धीरे हम क्या कहेंगे, जो साइड्स है ना उनको अनइक्वल करते जाएंगे, ठीक है, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो हमारी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होगा, A इज इक्वल्स टू बी होगा, बट B नॉट इक्वल्स टू C होगा, यानी कि ये नॉट इक्वल्स टू हो गया, ठीक है। बाकी सेम रहेगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज ही रहेगा। बट टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के लिए B नॉट इक्वल्स टू C रहेगा, ठीक है। ये तो हम जो है काफ़ी बार पढ़ ही चुके हैं। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर आपको B और C इक्वल नहीं बनानी है, लेकिन A और B ज़रूर इक्वल बनानी है। तो A और B जब हमें इक्वल बनानी है तो A और B तो हमने रख ली इक्वल, लेकिन जब C हमें इक्वल नहीं बनानी तो C हमें काफ़ी बड़ी रखनी पड़ेगी, या फिर बिल्कुल छोटी रख लेते हैं। तो C हमने बिल्कुल छोटी रख ली, ठीक है। तो ये हो गई हमारी C, ये हो गई हमारी A और ये हो गई हमारी B। तो C इक्वल नहीं है लेकिन A और B इक्वल है, ठीक है। ये हो गई हमारी इसकी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या कौन कौन से लैटिसेस बनते हैं, तो इसमें एक तो बनता है सिंपल और एक बनता है बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। तो सारी की सारी जब आप बनाना चाहो तो सिंपल में तो आप क्या कर दोगे, लैटिस पॉइंट कहाँ पर होंगे, इसके सारे के सारे कॉर्नर्स पर होंगे। और जब बॉडी सेंटर की बात करोगे तो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में एक और लैटिस पॉइंट हो जाएगा जब आप बॉडी सेंटर्ड बनाओगे। सिंपल में बिल्कुल सिंपल, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इसके 2 गए। अब देखिए इसके कितनी स्ट्रक्चर्स हुई, इसके कितने लैटिस हुए, 3 हुए, ठीक है। इसके कितने लैटिस हुए, 2 हुए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब तक हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स तो पढ़ी 2, लेकिन लैटिस पढ़ लिए 5। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड पर, ऑर्थोहॉम्बिक, ठीक है। ऑर्थोहॉम्बिक में बिल्कुल सिंपल वही आपका A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि ये तो अभी तक सेम है, ये अनइक्वल हो गए। इसमें क्या होगा कि आपको A इस तरह से, और ये जो है A हो गई हमारी, ठीक है, और C जो है हम इनके बीच में ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से ले ली, ठीक है। तो अब अगर हम इनको बनाएंगे तो ये जो है हमारी A और ये जो हमारी B और ये जो हमारी C तीनों ही अनइक्वल हो गई, ठीक है। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी, ऑर्थोहॉम्बिक। और ऑर्थोहॉम्बिक के अंदर जो है चारों बनते हैं, चारों के चारों। कौन से, एक तो होती है हमारी सिंपल वाली, सिंपल लैटिस बनता है जिसके अंदर क्या होता है, चारों जितने भी कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर लैटिस पॉइंट्स होते हैं। सेकंड हमारी बनती है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, बॉडी के सेंटर में एक हमारा लैटिस पॉइंट और हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें फेस सेंटर्ड की तो इसमें फेस सेंटर्ड भी होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर क्या होता है, सारी की सारी जो फेसेस है उनके सेंटर में जो है लैटिस पॉइंट्स होते हैं। और उसके बाद चौथी नई आ रही है BCC, बेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये कौन सी है, बेस सेंटर्ड है। तो बेस सेंटर्ड में क्या होता है कि जो ऑपोजिट फेसेस होती हैं, 2 ऑपोजिट फेसेस, उनके सेंटर में जो है हमारे लैटिस पॉइंट होते हैं। तो 2 फेसेस हमने ये ले ली, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, तो ये हो जाएगी हमारी बेस सेंटर्ड। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ऑर्थोहॉम्बिक की बात हमने कर ली। इसी तरीके से आप देखिए A नॉट इक्वल्स टू B, A नॉट इक्वल्स टू B, B नॉट इक्वल्स टू C, ये तो हो गया। अब ये तो अनइक्वल आ गए, अब इनको अनइक्वल करने की तरफ चलते हैं। वो किस में करेंगे, हम मोनोक्लिनिक में करेंगे। सो अगर मोनोक्लिनिक की देखें तो A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, ये तो हो चुकी। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए अल्फा बीटा और गामा 3 एंगल्स हमारे आते हैं ना, इसमें हमें B को बाहर निकाल देना है, ठीक है। अल्फा और गामा तो हम जो है हमारे इक्वल रहेंगे, कितने के, 90 डिग्री के, बट बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्रीज हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इसको हम, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो है आप इसकी बना दोगे मोनोक्लिनिक की स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर जो बीटा है वो 90 डिग्रीज के इक्वल नहीं है, लेकिन अल्फा और गामा जो है वो 90 डिग्रीज के इक्वल हैं, ठीक है। और हमारी ए बी सी जो है नॉट इक्वल्स टू हैं, ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों इक्वल नहीं है, तो ये हो गए मोनोक्लिनिक। अब उसके बाद हम चलते हैं ट्राई क्लिनिक में। तो ट्राई क्लिनिक में क्या कंडीशंस रहती है? तो ट्राई क्लिनिक में अब क्या होगा कि एक एंगल नहीं, हमें सभी एंगल जो है अनइक्वल करने हैं, यानी कि ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा, यानी कि ये वाली कंडीशन बनानी है। तो इस कंडीशन के अंदर बहुत ही सिंपल है ये कंडीशन बनाना, कि आप इस तरीके से करोगे, ठीक है, और वापस से इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखो तो इसके अंदर अल्फा बीटा और गामा तीनों ही इक्वल नहीं है, और इसी के साथ ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी है, तो ये हो जाएगी हमारी ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, हमने जो है मोनोक्लिनिक के अंदर ये नहीं समझा कि उसके अंदर लैटिसेस कौन कौन से बनेंगे। तो मोनोक्लिनिक के अंदर 3 हमारे लैटिसेस बनते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट हमारा बनता है सिंपल वाला, यानी कि सिंपल जिसके कॉर्नर्स पर होंगे लैटिस पॉइंट्स, बॉडी सेंटर्ड यानी कि जिसके अंदर बिल्कुल बीच में लैटिस पॉइंट भी होगा, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, माफ़ कीजिएगा 2 ही बनेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्राइक्लिनिक की बात करें तो ट्राइक्लिनिक के अंदर सिर्फ एक ही बनता है, जो कि क्या है हमारा सिंपल, ना तो इसके अंदर बॉडी सेंटर्ड बनेगा, ना इसके अंदर हमारा जो है फेस सेंटर्ड बनेगा, ना ही हमारा बेस सेंटर्ड बनेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल बनेंगे। अब चलते हैं रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। एक एक करके हम जो है बहुत ही बेहतर तरीके से इनको समझते जा रहे हैं। अगर हम रोम्बोहेड्रल की बात करें तो रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स जो वो थोड़ी से अलग है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ए बी और सी जो है वो इक्वल रहते हैं, ए बी और सी रोम्बोहेड्रल के अंदर इक्वल रहते हैं, और अल्फा बीटा और गामा भी इक्वल रहते हैं। आप कहेंगे ये वाली कंडीशन तो हम पढ़ करके आए थे, ये वाली हमने नहीं पढ़ी। सिंपल क्रिस्टल के अंदर ये 90 डिग्रीज के इक्वल थे, लेकिन रोम्बोहेड्रल के अंदर ये 90 डिग्रीज के इक्वल नहीं होंगे, लेकिन 120 डिग्री से नीचे ज़रूर होंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसकी फिर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो इसकी स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इसको यहाँ पर बनाएंगे। तो ये जो है हमारी लगभग किसकी बनेगी? रोम्बोहेड्रल की बनेगी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ए बी और सी इक्वल होंगे, ठीक है। हमें जो है थोड़े से इनको कम करने चाहिए थे, इसको चलिए लगभग हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्रीज नहीं है, बट हमारी ए बी सी इक्वल है, लेकिन जो तीनों एंगल्स होंगे वो इक्वल तो होंगे, लेकिन ये नहीं पता कि वो कितने होंगे, ठीक है। तो वो होंगे रोम्बोहेड्रल। उसके बाद अगर हम बात करें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की तो आपको पता ही है कि कंडीशन क्या होती है। उसके अंदर ए इज इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी रहता है, एक अलग सी कंडीशन, और उसके बाद अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू तो क्या रहता है 120 डिग्रीज, एंड गामा इज इक्वल्स टू रहता है हमारा 90 डिग्रीज। और इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है? बहुत ही सिंपल सी स्ट्रक्चर है इसकी, जैसे हम बेंजीन बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। 2 बेंजीन रिंग बना लिया आपने पहले, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो आप नीचे वाली इस तरह से रखते हो उसको थोड़ा सा आप आगे रखिए, अच्छी बनेगी, ठीक है। अच्छी स्ट्रक्चर हमारी बनती है कि जो आपने ऊपर कॉर्नर्स रखे, नीचे वाले कॉर्नर्स थोड़ा सा उससे जो है आगे बढ़ा करके रखेंगे, ताकि हमारी मैचिंग अच्छी होगी। इस तरीके से ये थोड़ा सा पीछे, ये थोड़ा सा आगे, और ये दोनों सेम। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हो गई हमारी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और इसके अंदर जो है अब जो भी हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ी, जैसे रोम्बोहेड्रल के अंदर पढ़ी तो इसके अंदर सिंपल हो रही थी। जब भी हमने जो भी स्ट्रक्चर्स पढ़ी तो उसके अंदर हमारी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर तो आ ही रही थी, लेकिन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एक पहली स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सिंपल नहीं होती है, बल्कि हमारी क्या होती है, बेस सेंटर्ड जो हमारी क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसके सेंटर में जो है इस तरह से लैटिस पॉइंट्स होते हैं। बाकी यहाँ पर कॉर्नर्स में भी होते हैं और बेस सेंटर में होते हैं। इसमें बेस सेंटर के बिना जो है सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें बेस जो है बेस सेंटर ज़रूर होंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हमारे ब्रेविस लैटिसेस हो गए पूरे। नेक्स्ट जो हम करेंगे कि ये जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ी
स्ट्रक्चर्स बेसिकली कौन सी, हमने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ी, बेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ी और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स पढ़ी, ठीक है। और इसके अलावा हेक्सागोनल पढ़ी, ठीक है। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर और बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर क्लोजली पैक्ड होती है, कौन सी स्ट्रक्चर्स लूजली पैक्ड होती है, लूजली जो है पैक्ड होती है, तो उसके अंदर हम जो उनकी परसेंटेज जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो भी हमारी क्यूबिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो भी यूनिट्स होती हैं, उनके अंदर एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, यानी एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, उनकी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थोड़ा सा बेस हमने जाना है यूनिट फर्स्ट का, धीरे धीरे हम यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।